हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरंभ सीरीज। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कितने तरह से ब्रीच होता है, उसके बाद में रेमेडीज क्या होती हैं। तो रेमेडीज में नेक्स्ट आता है आपका क्वांटम मेरिट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वांटम मेरिट। अब देखिए, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, यानी कि जितनी मेहनत करी है उतना पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो रेमेडी होती है ना, ये इवन उसको भी मिल सकती है जिसने ब्रीच किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। भाई, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या हुआ? एज मच एज अर्न, जितनी मेहनत करी है उतना पैसा मिलना चाहिए। तो भाई, जितना काम मैंने किया है उतना तो पैसा मुझे मिलना चाहिए ना। दिस इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। तो अगर कोई भी पर्सन कुछ भी परफॉर्म करता है, किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस करता है, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, तो कम से कम उसने जितना परफॉर्म किया है उतना तो उसको कॉम्पनसेट मिलना ही मिलना चाहिए। तो देखिए एक बार, द फ्रेज क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स एज मच एज इज अर्न और अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। भाई, जितना काम किया है उतना पैसा मिलना चाहिए। तो देखिए, when a person has begun the work and before the contract completed, the other party terminate the contract or does something which make it impossible for the other party to complete the contract, he or she can claim for the work done under the contract। अब जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक व्हाइट वॉश वाले को बुलाया और मेरे यहाँ 5 रूम है, मैंने उसको बोला कि भाई 5 रूम में व्हाइट वॉश करना है। अब उसने एक रूम में व्हाइट वॉश किया, मुझे उसका काम पसंद नहीं आया। मैंने उससे कहा भाई अब तू रहने दे, मैं किसी दूसरे से काम करवा लूंगा, मेरे को तेरा काम पसंद नहीं आ रहा। तो अब उसने एक रूम में तो व्हाइट वॉश किया है ना। अब अगर 5 रूम का मैं उसको 25,000 रुपए दे रहा था, तो एक रूम का 5,000 रुपए बनता है ना। तो बिल्कुल, भले ही मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने से खुद ही मना कर रहा हूं कि तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे से 5,000 रुपए क्लेम कर सकता है। यही होता है क्वांटम मेरिट। तो भले ही सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही है या कुछ इस तरीके का काम कर रही है जिसकी वजह से अदर पार्टी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, तो उसने जितनी मेहनत करी है उतना पैसा उसको मिलेगा। सेम ट्रीटमेंट व्हेन फर्दर परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। और बिल्कुल, अगर आगे की परफॉर्मेंस किसी वजह से इम्पॉसिबल भी हो जा रही है, अभी मान लीजिए उसने एक रूम में व्हाइट वॉश किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से अब वो परफॉर्म कर पाना उसका इम्पॉसिबल हो चुका है, तो वहां पर जितना उसने काम किया है उतना मुझे उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। द क्लेम इज ब्रॉट बाय द डिफॉल्टर। बिल्कुल। अब यहां पर जो क्लेम है ना, तो जो डिफॉल्ट पार्टी है वो भी क्लेम कर सकती है। हाउ एवर इन सर्टन केसेस द पार्टी इन डिफॉल्ट में ऑल्सो स्यू फॉर द वर्क डन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का है तो फिर उस केस में डिफॉल्ट पार्टी भी कर सकती है। अब देखिए, यहां पर सिचुएशंस दी गई हैं। कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर क्वांटम मेरिट वाली जो रेमेडी है वो अराइज होती है। तो सबसे पहले, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड और इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। तो अब अगर मान लीजिए कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो रहा है, तो वहां पर भी ये रेमेडी ली जा सकती है। दूसरा, व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने से। तीसरा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। बेटा, फ्रस्ट्रेशन जो वर्ड है ना, इसको भी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। तो याद रखना, एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन पूछा जाए, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी पूछा जाए, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पूछा जाए, सबका मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट, व्हेन वन पार्टी डज वर्क नॉन ग्रेचुअसली। और सामने वाली पार्टी ने नॉन ग्रेचुअसली वर्क किया हो, यानी कि उसने मुफ्त में काम नहीं किया है, उसने फ्री में सेवा नहीं दी है। और नेक्स्ट आता है, व्हेन देयर इज पार्शियल परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। और जो भी आपने पार्शियल परफॉर्मेंस किया है, सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। और कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का, यानी कि अमाउंट को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 5 रूम के 25,000 रुपए के लिए किसी व्हाइट वॉश वाले को बुक किया, तो ये डिविजिबल नेचर का है ना, कि भाई सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि एक रूम का 5,000 रुपए बनता है। तो यहां पर क्वांटम मेरिट को यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का देखो मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक अलग से कानून है, एक एक्ट है, सिविल लॉ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 क्या कहता है कि अगर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, जहां पर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, यानी कि अगर हम पैसों से आपके नुकसान की भरपाई करना चाहेंगे भी ना तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको कुछ पैसे दे भी दूंगा ना तो भी आपके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। और दूसरा, जहां पर आप मॉनेटरी लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दो ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाता है। पहला, जहां पर मैं आपके लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकता, कोर्ट आपके लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकती। अब जब लॉस को हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो कॉम्पनसेशन कैसे देंगे, है ना। और दूसरा, अगर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दे भी दिया जाए तो वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होगा। तो इन दो सिचुएशन के केस में स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है। तो देखिएगा, वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, तो वहां पर द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन। अब देखो, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना है या नहीं मिलना है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ये कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन देना या ना देना ये कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट इन पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज और हर प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जैसा कहा है वैसा करना पड़ेगा। यानी कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये पेन है, मैंने आपको बोला कि ये पेन मैं आपको 2000 रुपए में दूंगा, लेकिन बाद में मैंने आपको देने से मना कर दिया। अब मान लीजिए इस पेन से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं या कोई भी है, ये दुनिया का इकलौता पेन है, बहुत यूनिक नेचर का है, ऐसा पेन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये पेन मैंने आपको देने से मना कर दिया। आप कोर्ट में गए, आपने कोर्ट में मेरे ऊपर केस फाइल किया। अब वहां पर आप कोर्ट में कह रहे हो कि सर मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। अब कोर्ट भी देख रही है कि यार पेन यूनिक नेचर का है, ये पेन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन्होंने 2000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, सारी चीजें। तो अब कोर्ट कहेगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा है वैसा करना पड़ेगा। यानी मेरे को बोला जाएगा कि मैं आपको ये पेन दूं और आपको बोला जाएगा कि आप मेरे को 2000 रुपए दीजिए। तो जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई पैसों से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है या आपके नुकसान को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो वहां पर कोर्ट सामने वाली पार्टी को ऑर्डर देती है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा आपको करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, टू कैरी आउट हिज और हर प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। आगे देखिए अब व्हेन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड, तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड होगा? तो देखिए दोनों सिचुएशन वही है जो मैंने आपको बताई। वेयर एक्चुअल डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच इज नॉट मेजरेबल, यानी यहां पर आप नुकसान को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, नुकसान का मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। दूसरा, वेयर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, और जहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन सफिशिएंट रेमेडी नहीं है। अब देखो कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं होता है, तो जब कॉम्पनसेशन इज एन एडिक्वेट रेमेडी, जहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन सही है, जहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन सही है कि भाई पैसों से नुकसान की भरपाई हो सकती है, वहां पर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया जाएगा। दूसरा, वेयर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स नंबर ऑफ मिनट डिटेल्स एंड देयरफॉर नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू सुपरवाइज। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई कोर्ट के सुपरविजन में परफॉर्मेंस होगी। अब कोर्ट के पास में इतना समय थोड़ी ना है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अपने सामने करवाए। तो जहां पर कोर्ट के सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अगर कोर्ट ऑर्डर देती है और वहां पर कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं होगा। तीसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, पर्सनल नेचर का मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि किसी पेंटर ने पेंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पेंटर का पेंट करना या पेंटिंग करना ये उसकी पर्सनल स्किल हो गई ना, उसकी स्पेशल स्किल हो गई। तो जहां पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती है, जैसे किसी एक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक्टिंग करने का, तो ये उसकी पर्सनल स्किल हो गई ना। तो जहां पर पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया जाएगा। दूसरा,
जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने बनाया है बियॉन्ड इट्स पावर अल्ट्रा वायर्स, जब हम लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, तो जितने भी अल्ट्रा वायर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, और वॉइड एग्रीमेंट है तो उसमें परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स जो वर्ड है उसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो उसकी पावर के बाहर है, जो कंपनी काम नहीं कर सकती, उस चीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा, और अल्ट्रा वायर्स वाले जितने भी अग्रीमेंट होते हैं वो सारे के सारे वॉइड एब इनिशियो होते हैं। दूसरा, माइनर के केस में, ये हम लोगों ने माइनर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था कि भाई अगर माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, और अगर कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर कोई भी पार्टी माइनर है तो फिर वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं है। और अगर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनइक्विटेबल टू द आइदर पार्टी, अब मान लीजिए कोर्ट अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल भी देती है, लेकिन एक पार्टी को तो बहुत फायदा हो रहा है और एक पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, यानी कि जो कोर्ट डिसीजन दे रही है ना वो इनइक्विटेबल, बराबरी का नहीं है। भाई जजमेंट तो हमेशा बराबरी का दिया जाता है, तो यहां पर अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए देती है और वहां पर चीजें बराबरी में नहीं है तो वहां पर भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं करेगी। तो बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप बस तीन चीजें आपको मेंशन करनी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है, कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड है, और कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना सफिशिएंट है। तो चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अग्री टू सेल बी एन आर्टिस्ट पेंटिंग फॉर 2,30,000। Later on, he refused to sell it. Here, B can file suit against A for a specific performance of the contract. बिल्कुल, अब यहाँ पर एक पेंटिंग है 2,30,000 रुपए की, बाद में उसको बेचने से मना कर दिया, तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड किया जा सकता है। नेक्स्ट रेमेडी आती है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है टू प्रिवेंट एनी पर्सन टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। किसी भी पर्सन को गलत काम करने से रोकने के लिए कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है उसको बोला जाता है इंजंक्शन। इंजंक्शन को हम लोग नॉर्मल टर्म में बोलते हैं स्टे ऑर्डर। ये सुना होगा वर्ड आपने, स्टे ऑर्डर। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो टू डू और नॉट टू डू दोनों के लिए होता है। ये हम लोग पढ़कर क्या नहीं, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को ना करने के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। तो अगर किसी काम को ना करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अब वो बंदा वो काम कर रहा है, तो हम उसको रोकेंगे ना कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये काम नहीं करोगे और अब तुम ये काम कर रहे हो। तो उसको रोकने के लिए कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा उसको बोला जाता है इंजंक्शन। देखिए, वेयर अ पार्टी, ये इंजंक्शन हमेशा जो निगेटिव सेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, जिसमें ना करने का प्रॉमिस किया गया है, वहीं पर ही होगा। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिवेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में इशू एन इंजंक्शन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन हिम और हर फ्रॉम डूइंग व्हाट ही और शी हैड प्रॉमिस नॉट टू डू। तो जो काम ना करने का उसने प्रॉमिस किया था उसको रोकने के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी अग्रीड टू बाय द होल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हिज हाउस फ्रॉम अ सर्टेन कंपनी। तो जी ने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसके घर में जितनी भी एनर्जी यूज होती है वो सारी की सारी एनर्जी उसी कंपनी से लेगा। ही वॉज देयरफॉर रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन फ्रॉम बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी अदर पर्सन। तो बाद में उसको रोका जा सकता है कि भाई आप अब किसी दूसरी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लोगे। ये मेट्रोपॉलिटन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस जेंडर का केस है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है सूट फॉर डैमेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मॉड्यूल से बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। हालांकि जितने भी तरीके की डैमेजेस होती हैं वो मैं वो सारी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपको याद करना है वो एक बार जरूर एक बार मॉड्यूल से रेफर करिएगा। इससे 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो देखो डैमेजेस का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। देखो डैमेजेस जो वर्ड है ना, डैमेजेस जो वर्ड है ये आया है डैमेज से। डैमेजेस जो वर्ड है ये लिया गया है डैमेज डैमेज से। डैमेज का मतलब क्या होता है? लॉस। और डैमेजेस का मतलब क्या हुआ? कॉम्पनसेशन। यानी कि लॉस इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन। तो इसका मतलब जितना नुकसान हुआ है उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर आपको नुकसान 100 रुपए का हुआ है
तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 100 रुपए। एक प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताता हूं, वो हमेशा याद रखिए, कोई भी पर्सन कॉम्पनसेशन के अमाउंट से अमीर नहीं हो सकता। किसी को रिच बनाने के लिए कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता है। कॉम्पनसेशन दिया जाता है सामने वाले के नुकसान की भरपाई करने के लिए। अगर आपको मेरी वजह से कोई भी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट या आपको रिच बनाने के लिए कॉम्पनसेशन कभी भी नहीं दिया जाता। तो जितना नुकसान हुआ है उतना ही हमेशा कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो अलग-अलग तरीके की डैमेजेस होती हैं, तो देखिए एक बार। डैमेजेस का मतलब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी। तो देखो यहां पर अगर कोर्ट किसी को ऑर्डर भी देती है ना कि आपको कॉम्पनसेशन देना है, तो वो बेटा पनिशमेंट नहीं कहलाती है। पनिशमेंट का मतलब तो हो गया किसी के ऊपर पेनाल्टी लगाना, फाइन इम्पोज करना, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं होता अगर कोर्ट किसी पार्टी को डैमेजेस देने के लिए बोलती है, बट टू मेक गुड द फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरी वजह से, मेरे ब्रीच करने की वजह से आपको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोर्ट आपको कॉम्पनसेशन के लिए बोलती है। तो कोई ये पनिशमेंट नहीं है। तो अलग अलग तरीके की डैमेजेस होती हैं, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का देखो मतलब क्या, ऑर्डिनरी डैमेजेस का सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 100 रुपए में कोई चीज सप्लाई करूंगा, ठीक, बाद में मैंने सप्लाई नहीं करी और आज की तारीख में उस चीज की कीमत हो गई है 150 रुपए, और मैंने आपको कितने में देने के लिए बोला था? 100 रुपए में। यानी अगर मैंने आपको सप्लाई किया होता तो आज आप 150 रुपए में बेच रहे होते, है ना? तो आपको नुकसान कितना हुआ है बेटा? 50 रुपए का। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज। जो सामने से दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भाई सामने से दिखाई पड़ रहा है कितना नुकसान हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो देखिए, ordinary damages are those which naturally arise in the usual course of thing from such breach. These damages can be recovered if the following two conditions are fulfilled. तो सबसे पहले aggrieved party को बेटा नुकसान होना चाहिए, ठीक। द डैमेजेस मस्ट बी प्रॉक्सिमेट, और जो नुकसान हो रहा है वो डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब सामने से पता चल रहा है कि भाई इतने का नुकसान हुआ है। रिमोट डैमेजेस आर नॉट अलाउड। रिमोट डैमेजेस का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना। आप अंदाजा लगा रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर वैसा हो गया होता, मैंने वो पैसा कमा लिया होता। ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट को भी रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर आप कोर्ट में कहते कि सर अगर मैं इन्होंने पैसे दे दिए होते तो मैं इस कंपनी के शेयर ले लेता, फिर उसको इतने में बेच देता, मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाता। आप प्रॉफिट को रिकवर नहीं कर सकते, प्रॉफिट आपका नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर रिमोट डैमेजेस, प्रॉफिट वाले डैमेजेस ये अलाउड नहीं है। जो डायरेक्ट होंगे वही अलाउड है। देखिए लिखा हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो द इनडायरेक्ट कंसीक्वेंसेस। तो देखिए अब ऑर्डिनरी डैमेजेस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। In a contract for the sale of goods, the measure of ordinary damages is the difference between the contract price and the market price of such goods on the date of breach. तो जिस डेट में ब्रीच हुआ है उस डेट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस क्या है, उसका जो डिफरेंस होगा उसी को ही दिया जाएगा ऑर्डिनरी डैमेजेस के तौर पे। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल डैमेजेस। अब देखो स्पेशल डैमेजेस एक तरीके से ऑर्डिनरी डैमेजेस का एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? अभी ऑर्डिनरी डैमेजेस में मैंने आपको क्या बोला, प्रॉफिट को आप रिकवर नहीं कर सकते हो, प्रॉफिट को आप नुकसान के तौर पे नहीं ले सकते हो, आप अपने प्रॉफिट को सामने वाले से कॉम्पनसेशन के तौर पे रिकवर नहीं कर सकते हो। लेकिन स्पेशल डैमेजेस इसका एक एक्सेप्शन है। कैसे? अगर जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बी से ऑयल मंगाया 100 लीटर 50 रुपए के हिसाब से, ठीक। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 100 लीटर ऑयल का ऑर्डर दिया 50 रुपए के हिसाब से, और उन्होंने ऑर्डर देते समय मिस्टर बी को ये बात बताई कि भाई ये जो तुम ऑयल मेरे को दोगे ना, ये मैं तुमसे 50 रुपए में खरीद रहा हूं, लेकिन सी को मुझे 70 रुपए में बेचना है। सी को मुझे 70 रुपए में बेचना है। अगर तुमने ब्रीच किया तो फिर समझ लो मेरा भी 20 रुपए लीटर का नुकसान होगा, यानी मेरा भी 2000 रुपए का लॉस होगा। ये ध्यान रखना। बी ने बोला कोई दिक्कत नहीं।
अब अगर बी ने ब्रीच किया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय ही ए ने बी को बता दिया था कि भाई मैंने थर्ड पार्टी को ये ऑयल बेचा हुआ है, तो वहां पर आप अपने प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हो। यही होता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का मतलब क्या होता है, अगर सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय अपने कंसिक्वेंसेस या अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया है, सामने वाले को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई अगर मैं जो तुमसे खरीद रहा हूं वो मैंने किसी को इतने में बेचा हुआ है, और उसके बाद भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पर आप अपने प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। तो देखिए, स्पेशल डैमेजेस आर दोज विच मे रीजनेबली बी सपोज टू हैव बीन इन द contemplation of both parties as the probable result of the breach of contract। तो बेटा दोनों पार्टीज के बीच में इस बात को डिस्कस हो चुका है कि अगर किसी ने ब्रीच किया तो उसको इतना नुकसान होगा। These damages can be recovered if the special circumstances which would result in a special loss in case of breach of contract are communicated to the promisor। यानी कि आप promisor को communicate पहले ही कर चुके हो। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन एन एडवांस नोटिस। एडवांस नोटिस का मतलब हमने एडवांस में उसको बता दिया था ऑफ सच डैमेजेस हैव बीन गिवन बिफोर। तो हमने सामने वाली पार्टी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर आपने नॉन परफॉर्मेंस करी तो उसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है स्पेशल डैमेजेस। आगे देखते हैं, एक केस लॉ है। देखिए देखिए, ए सेंड सैंपल ऑफ हिज प्रोडक्ट फॉर एग्जीबिशन टू एन एजेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी फॉर कैरिज टू लंदन फॉर एन एग्जीबिशन। अब देखो यहाँ पर ए ने कुछ सैंपल्स भेजे एग्जीबिशन के लिए रेलवे कंपनी से, ठीक है। तो द कंसाइनमेंट नोट स्टेटेड मस्ट बी एट लंदन मंडे सर्टेन। अब उसने पहले ही बता दिया कि भाई मंडे को स्पेसिफिकली लंदन में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी, द गुड्स रीच्ड ओनली आफ्टर द एग्जीबिशन वाज ओवर। लेकिन गुड्स पहुंचे कब, जब एग्जीबिशन ओवर हो गई। तो उसने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि भाई जो गुड्स मैं भेज रहा हूं वो मेरे को मंडे में चाहिए ही चाहिए लंदन में। क्यों? क्योंकि ये गुड्स स्पेसिफिकली मैंने जो एग्जीबिशन लग रही है उसके लिए भेजा, लेकिन गुड्स पहुंच कब रहे हैं, जब एग्जीबिशन ओवर हो गई। तो यहां पर बोला गया द कंपनी वाज लायबल फॉर द लॉस कॉज्ड बाय लेट अराइवल ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज द कंपनीज एजेंट was aware of the special circumstances। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में पहले से ही वो अवेयर था, तो यहां पर उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस। ये बेटा ये पनिशमेंट के तौर पे दी जाती है। ये जो डैमेजेस होती है ना, ये पनिशमेंट के तौर पे दी जाती हैं, चाहे आप उसको एग्जेम्पलरी बोल दो या प्यूनिटिव बोल दो या विंडिक्टिव बोल दो। ये दो सिचुएशन में दी जाती है। अगर किसी के भी अकाउंट में पैसे हैं और उसने चेक इशू किया और बैंक की लापरवाही की वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया, तो आप सोचो कि जिसने चेक इशू करी है उसकी रेपुटेशन को कितना नुकसान हुआ। उसकी रेपुटेशन के नुकसान की भरपाई कैसे करी जा सकती। तो वहां पर भले ही नुकसान कम हुआ लेकिन कॉम्पनसेशन ज्यादा मिल सकता है। तो यहां पर बैंक को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा इंजर्ड पार्टी को, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है जिसने चेक इशू किया है उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो यहां पर विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी डैमेजेस दी जाती है। दूसरा, अगर किसी ने प्रॉमिस टू मैरी किया है, शादी करने का प्रॉमिस किया है और बाद में उस प्रॉमिस को तोड़ दिया, तो यहां पर मेंटल इंजरी मानी जाती है। यहां पर सामने वाले के इमोशंस का नुकसान हुआ है, इमोशंस लॉस हुए हैं उसके, तो फिर वहां पर भी विंडिक्टिव डैमेजेस अलाउड है। देखो these damages are allowed not to compensate party but as mean of punishment to defaulting party। The court may award these damages in the case of breach of contract to marry, loss based on mental injury। दूसरा, wrongful dishonor of check, smaller amount larger the damage। तो नुकसान भले ही कम अमाउंट का है लेकिन डैमेजेस ज्यादा वहां पर मिलती है। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है नाम मात्र की डैमेजेस। नाम मात्र की डैमेजेस का मतलब, अब जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार बेचूंगा 5 लाख में, बाद में मैंने कार बेचने से मना कर दिया, तो भाई मैंने कार बेचने से मना किया, इसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है क्या? आप दूसरी कार खरीद लोगे, वैसी दसियों कार मिल जाएंगी आपको, लेकिन आपने मेरे ऊपर केस किया, आपका मूड खराब हुआ, आपने मेरे ऊपर केस किया,
अब कोर्ट कॉम्पनसेशन देगी, आपके नुकसान की भरपाई को कैसे कोर्ट कैलकुलेट करेगी? और मेरी कार कोई यूनिक नेचर की भी नहीं है कि मेरी कार जैसी कोई दूसरी कार मार्केट में, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कोर्ट केवल एक दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये पार्टी जीती है और ये पार्टी हारी है, केवल दिखाने के लिए नाम मात्र की मेरे को बोल दिया आप इनको 2,000 रुपए या 1,000 रुपए या 500 रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पे दे दीजिए। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर केस लड़ने में उसने 10,000 रुपए खर्च कर दिए और कॉम्पनसेशन मिल रहा है 1,000 रुपए का, तो ये तो उल्टा नुकसान वाला केस है। नहीं बेटा, ऐसी सिचुएशन में आपको जो कोर्ट नॉमिनल डैमेजेस देती है वो तो देती है, साथ में जो कॉस्ट ऑफ सूट होता है यानी जितना पैसा आपने खर्चा किया है केस लड़ने में वो पैसा भी आपको मिलना चाहिए, लेकिन हाँ वो रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। तो देखो where party suffers no loss, the court may allow nominal damages simply to establish that party has proved his case and won. Nominal damages is very small in amount. Done है? अब नेक्स्ट आता है damages for inconvenience. अगर किसी को भी inconvenience हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो वहां पर भी कोर्ट कॉम्पनसेशन देती है, भले ही वो फिजिकल हो या मेंटल हो। देखो, if party has suffered physical inconvenience, discomfort for mental agony as result of breach of contract, party can recover the damage of such inconvenience। तो इस तरीके के inconvenience के लिए भी compensation ले सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है liquidated damages and penalty। liquidated damages and penalty का देखो मतलब क्या होता है, जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय ही इन दोनों लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम में से कोई भी अगर ब्रीच करता है, चाहे तुम ब्रीच करो या मैं ब्रीच करूं, सामने वाले को 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिए। ब्रीच के केस में जो कॉम्पनसेशन होगा वो 5 लाख रुपए का होगा, चाहे तुम ब्रीच करो और चाहे तुम ब्रीच करो। अब अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 5 लाख रुपए का फिगर जो है ये आया कैसे? ये आया कैसे? तो ये दो तरीके से आ सकता है, या तो प्रॉपर इसका कैलकुलेशन किया होगा, या तो प्रॉपर कैलकुलेशन किया होगा कि भाई हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं, किसी ने भी ब्रीच किया तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके एक जस्टिफिएबल अमाउंट को कैलकुलेट किया गया। दूसरा, केवल और केवल डराने के लिए एवं कुछ भी अमाउंट डाल दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन। बस केवल और केवल डराने के लिए कुछ भी अमाउंट डाल दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन कि भाई सामने वाला डरेगा यार 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो भाई डरेगा तो वो ब्रीच नहीं करेगा। तो अब देखो यहां पर अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करके वो अमाउंट डाला गया है, दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। और अगर विदाउट एनी कैलकुलेशन केवल डराने के लिए डाला है तो उसको बोला जाएगा पेनाल्टी। मेरी बात समझ में आई? अब देखो इसमें एक चीज और है ध्यान रखने वाली। अब अगर सपोज करो कि दोनों पार्टीज के बीच में ये डिसाइड हो गया कि 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब मान लीजिए ए ने ब्रीच कर दिया, ठीक, लेकिन बी को नुकसान हो रहा है 3 लाख रुपए का, नुकसान हो रहा है उसको केवल 3 लाख रुपए का, और डिसाइडेड कितना था 5 लाख, तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा 3 लाख। भाई जितना नुकसान हुआ है उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नुकसान हो गया 7 लाख रुपए का, अब क्या होगा, डिसाइडेड तो 5 लाख था, अब कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो बेटा अब यहां पर कॉम्पनसेशन मिलेगा केवल 5 लाख। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो ये बात याद रखना, जितना अमाउंट डिसाइडेड है अगर उससे कम का लॉस हो रहा है तो उतना ही मिलेगा, जितना लॉस हो रहा है, ज्यादा का लॉस हो रहा है तो केवल उतना मिलेगा जो अमाउंट डिसाइडेड था। तो देखो एक बार when the parties to a contract at the time for formation of contract specify a sum which will become payable by the party responsible for breach, such specified sum is called liquidated damages if the specified sum represents a fair and genuine pre-estimate of the damages likely to result due to breach। तो जहां पर एक genuine amount और एक fair amount है उसको बोला जाएगा liquidated damages।
penalty if the specified sum is disproportionate to the damages likely to result due to breach. इन इंडिया में दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, पेनाल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में. द कोर्ट इन इंडिया अलाउ ओनली रीजनेबल कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड सम. सेक्शन 74. तो सेक्शन 74 कहता है केवल उतना ही रीजनेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा जितना नुकसान हुआ है, ज्यादा नहीं मिलेगा. लेकिन इंग्लैंड में यानी कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस आर इन्फोर्सिएबल एंड पेनाल्टी नॉट. पेनाल्टी को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस अलाउड होती हैं. डन है. अब देखो नेक्स्ट आता है आपका फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी. अब जैसे कई बार ऐसा होता नहीं कि हम लोगों ने घर रेंट पे लिया तो सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं, कोई दुकान ली, कोई शॉप ली, कोई गोडाउन लिया तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट के लिए लिया जाता है. अब लैंडलॉर्ड कई सारी चीज़ें लिख देता है, अगर आपने कील ठोकी तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफीट हो जाएगा, आप रात में 12 बजे के बाद आए तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफीट हो जाए, तमाम तरह की कंडीशन लगा देता है. तो अब यहाँ पर बोला गया है कि भाई क्या सामने वाले को सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफीट करने का राइट है क्या? तो यहाँ पर लॉ कहता है कि भाई सिक्योरिटी अमाउंट को फॉरफीट तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, जितना नुकसान उसका हुआ है केवल उतना ही अमाउंट फॉरफिट कर सकता है, पूरा अमाउंट फॉरफिट नहीं कर सकता. तो देखो, अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट which provides for forfeiture of security deposit in the event of failure to perform is in the nature of a penalty. तो ये penalty nature का है. In such cases the court may award reasonable compensation only. तो यहाँ पर भी केवल reasonable compensation दिया जाएगा. तो बेटा यहाँ पर हम लोगों का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए. नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तब तक यहाँ तक का पूरा आप अच्छे से रिवाइज करो, मॉड्यूल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से देख लेना. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक खत्म होगा. उसके बाद में हम लोग आएंगे जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू.